फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आज हम लोग सेट वन यानी हम लोग जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिया था उनको मतलब सॉल्यूशन करेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। इसलिए हमारे लास्ट तक बने रहना। पता चलेगा कि देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू और हमने जो आपका एमसीक्यू तो सॉल्व करवा दिया और फिलिंग द ब्लैंक्स हमने तो पहले ही सॉल्व करवा दिया था। अब हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम लोग डिटेल में जानेंगे और वो आपको इतना दिया जाएगा कि आप अपने एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। उसके लिए आपको भी मेहनत करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। देखो बात बार बार मैं कहता हूं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फेल हो गए डजंट मैटर, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आप फेल हो गए तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरा समय सबसे इंपॉर्टेंट रखता है यार, टाइम। पैसा चलो बैग भर दोगे कर दोगे, लेकिन एक साल जो आपको पीछे जाओगे उस चीज से कम ये करना है। और ये मत सोचो कि बहुत हार्ड होता है। मैंने इतना इजी दे दिया, अगर आप भी नहीं पास कर पा रहे हो यार तो कैसे हो पाएगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दिया, उससे इजी करके दिया हूं। कम से कम अब भी कम से कम मेहनत कर लो आप, ठीक है। चलो, जैसे क्वेश्चन में हमने देखा था ये सारे क्वेश्चंस थे, इनको हम लोग एक एक करके एकदम पूरा हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और इसको डिस्कस में डिटेल में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले फिर पार्ट 2 में भी हम लोगों ने देखा था जिसमें 10 क्वेश्चन करने थे, 11 में से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के फीफो के बारे में ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल पेपर में देखा था और हमने दिया था। और आपने अगर सॉल्व कर लिया तो और अच्छी बात है। अब और भी डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन इसका देखेंगे। देखो पढ़ने से पहले कम से कम एक चीज मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम अपने आप पे क्या करो, कम से कम क्या है क्या करो, मूवी देखो नहीं, लिखने का प्रैक्टिस करो भाई। जो मैं पढ़ाऊंगा वो कम से कम आपको 10 बार लिखना है। किसी एक क्वेश्चन को अगर 10 बार भी लिख लिया ना एग्जाम के टाइम से 100% मैं कहता हूं कि आप अपने आसानी से पास हो सको। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर गाना सुन रहे हैं, बाबू से बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको 100% देके लिखना है और आपको याद करना है, तभी आप पास हो सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। पूछ रहा है कि डिफाइन करे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है और एक्सप्लेन करे कि आपका स्कोप क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी आने का बहुत चांसेस है। इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हॉस्पिटल फार्मेसी अस्पताल का वह विभाग है। क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी अस्पताल का वह विभाग है जो दवाइयों को खरीदना, स्टोरेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसके सुरक्षित उपयोग का निगरानी करना, उसी को ही हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। क्या, एक बार फिर से दोबारा कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी अस्पताल का वह विभाग है, मतलब हॉस्पिटल क्या है उस, इंग्लिश वाले डरना मत, इंग्लिश भी आएगा। वह विभाग है जो दवाइयों को खरीदता है, स्टोरेज करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है और उसे सुरक्षित उपयोग में निगरानी करता है, उसी को ही हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। देखो इसको याद जरूर कर लेना क्योंकि बहुत बार काम आता है। अब डेफिनेशन देखें, हॉस्पिटल फार्मेसी इज डिपार्टमेंट। क्या? हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट है। किस चीज का? हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट दैट मॉनिटर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? एक तरह का डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल का, जिसमें मॉनिटर करता है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेफ यूज ऑफ मेडिसिन का यहाँ पे मॉनिटर करता है। फिर क्या कहला, नेशनल सिनेरियो। भारत में देखा जाए तो भारत में क्लिनिकल फार्मेसी का यहाँ पे महत्व उतना नहीं है। फार्मासिस्ट अब केवल दवा वितरण तक सेवल नहीं है, बल्कि ये फार्मेसी काउंसलिंग और एडीआर मॉनिटरिंग में भी ये भाग ले रहा है। मतलब धीरे धीरे अगर हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करें, हॉस्पिटल फार्मेसी आपके बारे में बात करें तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत में, लेकिन उतना ज्यादा ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोथ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जहां पे विकसित देशों में देखा जाए तो फार्मासिस्ट एक बेहतर हेल्थ केयर टीम का मुख्य हिस्सा बन रही है और सीधे वार्ड में जाके डोज कैलकुलेशन और सिलेक्शन, जो डॉक्टर का सिलेक्शन में वो मदद कर रही है। ठीक है, ये फिर क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी इन हॉस्पिटल सिटिंग। हॉस्पिटल सिटिंग में आपको रोल क्या है, फंक्शन क्या है हॉस्पिटल पीटीसी कमेटी का, ये आपको डिफाइन करना है। देखते हैं क्या कह रहा, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी अस्पताल का एक मुख्य निधि मतलब पॉलिसी मेकिंग समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि दवाइयों का उपयोग सुरक्षित हो, प्रभावी हो और किफायती तरीके से हो। जब हम लोगों ने मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो मेडिसिन को देखभाल करता है कौन कौन से सही तरीके से करता है, तो आपका पीटीसी कमेटी ही करता है। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं कि पीटीसी एक हॉस्पिटल का एक मुख्य क्या है, पॉलिसी मेकिंग समूह है जो क्या करता है, सुरक्षित करता है कि दवाई का उपयोग सुरक्षित हो, प्रभावी हो और किफायती अच्छे तरीके से हो, यानी जिसको रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। अब क्या कह रहा, पीटीसी कमिटी इज द मेन पॉलिसी मेकिंग ग्रुप हॉस्पिटल दैट इंश्योर द मेडिसिन आर यूज इन सेफ, इफेक्टिव एंड एफोर्डेबल मैनर। मतलब क्या है,
पीटीसी क्या है, एक तरह का मेन पॉलिसी मेकर ग्रुप है, जिसे ग्रुप इसलिए कहा गया कि सिर्फ एक पर्सन नहीं, कई पर्सन इसमें रहते हैं, जिसमें इंश्योर करता हमारे पास क्या, सेफ और इफेक्टिव मैनर में हम लोग क्या है, इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रोल देखा जाए, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले पीटीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हॉस्पिटल, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉस्पिटल। बेसिकली ये मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी की तरह काम करता है, जिसमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स शामिल होते हैं। किसमें, इसमें बेसिकली क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी की तरह काम करता है, यानी कह सकते हैं कि ये कई सारी चीजों में काम करता है कमेटी, डॉक्टर्स होता है, फार्मासिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें शामिल होते हैं। इसका मेन जो ये क्या है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या करता है, इसका मेन जो हॉस्पिटल में ड्रग रिलेटेड पॉलिसी को बनाना, रिव्यू करना और इंश्योर करना कि पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन मिल रहे नहीं। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पीटीसी सबसे पहले हम क्या करता है, हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट रोल पहले करता है, दूसरा ये मल्टी डिसिप्लिनरी की तरह काम करता है, तीसरा ये ड्रग रिलेटेड पॉलिसी को बनाता है। तीन चीज याद रखना। अब देखते हैं क्या कह रहा है, रोल ऑफ पीटीसी इन कमेटी, पीटीसी कमेटी का रोल क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें ड्रग फॉर्मुलेरी मैनेजमेंट, देखो इसमें थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो कि इसमें पीटीसी कमेटी में कौन होता है। यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो एक जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन ऑफ पीटीसी कमेटी, डेट इज कौन होता है, जो आपका फिजिशियन होता है। सेक्रेटरी कौन होता है, आपका फार्मासिस्ट होता है। यहाँ पे बढ़ा सकते हो रोल। देखो मैंने इतना कंटेंट दिया कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा याद कर पाओ, क्योंकि अगर विस्तार से देंगे तो टेकिंग ऑक्सीजन लोगे, एक ही क्वेश्चन में अटक जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन मेरे दोस्त एग्जाम में जाके फाइनली छोड़ के नहीं आना। रोल ऑफ देखे तो सबसे पहले साथ में बोलना क्या क्या रोल होता है प्रीवियस। फॉर्मुलरी जो होता है, जो फॉर्मुलरी हम लोग करते हैं ड्रग फॉर्मुलरी, उसको मैनेजमेंट करना, जैसे कि हॉस्पिटल में ड्रग फॉर्मुलरी बनाना और अपडेट करना, इसका काम होता है। ड्रग पॉलिसी बनाना, ड्रग पॉलिसी का मतलब मेडिकेशन प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसी और गाइडलाइन बनाना, ये हमारा क्या ड्रग पॉलिसी है। फिर क्या कह रहा है, इंश्योरिंग रेशनल यूज ऑफ ड्रग, इंश्योरिंग क्या करना, रेशनल यूज ऑफ ड्रग। इरेशनल या फिर अननेसेसरी ड्रग का रिड्यूस करना, क्या है, इरेशनल और अननेसेसरी ड्रग का यूज का रिड्यूस करना। फिर आता है ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन करना, एडवर्स रिएक्शन को देखना और मेडिकेशन एरर और मॉनिटरिंग करना, ये सारी चीज क्या पीटीसी का काम रहता है। पहला क्या, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट, फिर आता है हमारे पास ड्रग पॉलिसी, फिर आता है क्या, इंश्योर करना, फिर ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये सारे करते हैं। फिर आता अगर किसी ड्रग से बार बार प्रॉब्लम आ रही तो उससे रिव्यू करते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेते हैं। ये क्या है, पीटीसी का कमेटी है। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कमेटी। सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉस्ट इफेक्टिव देगा, फिर यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि वही हम लोग पढ़ रहे जेनरिक को प्रमोट करेंगे ताकि हमारे पास एफोर्डेबल क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। फिर आता है एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग मतलब डॉक्टर, नर्सेस और फार्मासिस्ट में नई कोई भी दवाई आई, गाइडलाइन आई तो उसे क्या करेंगे, पीटीसी का ही काम होता है कि उसको एजुकेट करे और उसको समझाए। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ न्यू ड्रग थेरेपी, इवैल्यूएशन करना न्यू ड्रग थेरेपी, उसकी सेफ्टी, इफिशिएंसी और कॉस्ट कंपेयर करके डिसीजन लेना, क्या है, ये हमारे पास इवैल्यूएशन है। फिर आता है एंटीबायोटिक का सपोर्ट करना कि एंटीबायोटिक क्या पॉलिसी बनाना और मॉनिटरिंग करना, ये हमारे क्या है, इसके बारे में बात करें, रोल ऑफ पीटीसी कमेटी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल इन फार्मेसी। कह रहा है कि प्रिंसिपल कौन से होते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का। देखो सबसे पहले देखा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चाहे इसमें पूछे या फिर आपका क्लिनिकल कम्युनिटी फार्मेसी पूछे, किसी एक में हर साल पूछता है, तो आपको तैयार रहना है। कह रहा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रिंसिपल हॉस्पिटल फार्मेसी के इंश्योर करता है कि पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव, एथिकल और हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर मिले, उन्हें सिंपल और क्लियर तरीके से समझा जाए, उसी को ही हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। एक बार दोबारा करते हैं कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का प्रिंसिपल क्या है कि इंश्योर करता है कि पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव और एथिकल और हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर मिले, जिसे सिंपल और इंश्योर तरीके से समझाया जा सके। The principle of good pharmacy practice in hospital ensure that patients receive safely, effective and ethical and high quality pharmaceutical care. Below the explains simple and manner. देखो कौन कौन से सैंपल में, सबसे पहले कौन कौन से सेफ एंड इफेक्टिव मैनर, देखो बार बार साथ में बोलना क्योंकि ये जरूरी है। इंग्लिश वाले सिर्फ ये हेडिंग लिख दो तब भी चलेगा। सेफ और इफेक्टिव मैनर में यूज करना, क्या है, सेफ और इफेक्टिव मैनर में यूज करना। मान लीजिए आप गुड फार्मेसी प्रैक्टिस किसे कहेंगे, आप हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट है, तो आप ही बताओ कि कैसे चीजों को करोगे जो सही तरीके से मैनेज हो सकता। सही ड्रग का सिलेक्शन करना, स्टोरेज करना, डिस्पेंसिंग करना और एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना, ये हमारा सेफ और इफेक्टिव के अंतर्गत आता है।
फिर आता रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जिसे हम एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन प्रमोट करना और अननेसेसरी जो मेडिसिन है उसको अवॉइड करना। क्या है एविडेंस, मतलब कि जो आपको रेशनल चीजें दिया उसको प्रमोट करना और अननेसेसरी मेडिसिन है उसको क्या है अवॉइड करना। फिर आता क्वालिटी एश्योरेंस, एसओपीएस फॉलो करना। एसओपीएस का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। भाई ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है। रेगुलर ऑडिट करना, एक्सपायर और ड्रग कंडीशन को मेंटेन करना। फिर आता हमारे पास इफेक्टिव मैनर कम्युनिकेशन, डॉक्टर नर्सेज और पेशेंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना और प्रॉपर काउंसलिंग देना। ये हमारे क्या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या है प्रिंसिपल, सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखें तो क्या कह रहा है कि इथिकल और लीगल कंप्लेंट्स। देखो जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका 50% भी याद करोगे तो आसानी से पास हो जाएगा। पहले एक बार बोलना मेरे साथ, सेफ एंड इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव, रेशनल यूज ऑफ ड्रग, रेशनल यूज ऑफ ड्रग, रेशनल यूज ऑफ ड्रग, रेशनल यूज ऑफ ड्रग। फिर आता क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस। फिर इफेक्टिव मैनर कम्युनिकेशन। फिर आता एथिकल एंड लीगल कंप्लेंट्स। एथिकल एंड लीगल कंप्लेंट्स में क्या था, ड्रग लॉ, हॉस्पिटल पॉलिसी और कॉन्फिडेंटली रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। फिर आता कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, फार्मासिस्ट को नई गाइडलाइन, ड्रग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रहना चाहिए। फिर आता इंश्योर मैनेजमेंट, मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट, मेडिसिन एंड कॉस्ट इफेक्टिव को प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेस्टेज रिडक्शन करना। फिर आता मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, एडीआर, मेडिकेशन एरर और फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना। ये सारे क्या है हमारा जीपी का प्रिंसिपल है। पहला क्या, रेशनल, क्वालिटी एश्योरेंस, इफेक्टिव मैनर, एथिकल, कंटिन्यूअसली रिसोर्स मैनेजमेंट करना और मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग करना। ये सारे क्या है, ये प्रिंसिपल है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना, इसलिए मैंने इसको डिटेल में पढ़ा। इसका 50% भी याद कर लोगे ना तो आसानी से पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन हॉस्पिटल फॉर इन पेशेंट। इन पेशेंट के लिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहला आता, देखो डिफरेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर यूज टू सप्लाई मेडिसिन इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। कह रहा कि अलग अलग सिस्टम का यूज करके हम लोग इन पेशेंट जो होता है उसको हम लोग ड्रग डिस्पेंसिंग करते हैं। हमारे पास दो तरह के पेशेंट, एक आउट पेशेंट दिखाया और चला गया, एक इन पेशेंट मतलब कि वो आपको एडमिट हो जाता। एवरी सिस्टम हैज वन पर्पस, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन, मतलब हर सिस्टम के लिए आपका अलग अलग पर्पस होता है, इसका एडवांटेज और लिमिटेशन हर चीज का होता है। देखो हिंदी में देखा क्या है, हॉस्पिटल में इन पेशेंट को मेडिसिन सप्लाई करने के लिए अलग अलग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज किया जाता है। देखो अगर आप लोग इस तरह से हिंदी वाले भी लिखोगे ना तो 100% आपको मार्क अच्छा मिलेगा, क्योंकि लगेगा यार इस तरह से देखो पूरा हिंदी लिखोगे तो एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आता। लेकिन यहाँ पे देखो मेन पॉइंट हमने इंग्लिश में लिखा, तुरंत आई कैची बनेगा और मजा आएगा और दे नंबर देगा और आपको अच्छे से पास कर देगा। हर सिस्टम का अपना पर्पस, एडवांटेज और लिमिटेशन होता है, यानी हर जो सिस्टम है अलग अलग सिस्टम को उसका लिमिटेशन हर पर्पस के लिए अलग अलग बनाया। अब यहाँ पे मेन यही चीज है, इसको आपको याद रखना कि ये वाला याद कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। पहला आता फ्लोर स्टॉक सिस्टम, पहले ऊपर हम लोग कहते हैं, साथ में बोलना फ्लोर स्टॉक सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फिर आता इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड। फिर आता हमारे पास यूनिट डोसेज सिस्टम, इसी का 4 फॉर्मूला आता है, फ्लोर एंड इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड एक ऑप्शन आता है, वो चौथा होता है, लेकिन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे फ्लोर स्टॉक में भी देखा जाता है दो तरह का था, चार्ज नॉन चार्ज, चार्ज नॉन चार्ज, चार्ज नॉन चार्ज, जल्दी याद करना, फ्लोर स्टॉक में चार्ज नॉन चार्ज। फिर आता है इंडिविजुअल, मतलब क्या करते हैं हम लोग, मेडिसिन गिवन आफ्टर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लिए, इंडिविजुअल मतलब हर पैसे, मान लो बेड में 100 लोग हैं तो सबके लिए अलग अलग देते हैं, उसे हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं। फिर आता है यूनिट डोसेज सिस्टम में क्या करते हैं 24 आवर, इसमें हम लोग क्या करते हैं 24 सप्लाई इन सिंगल डोज पैक, सेफ एंड इफेक्टिव। यूनिट डोसेज में मतलब हम लोग पैक कर देते हैं कि दोपहर के लिए अलग, शाम के लिए अलग, 4-5 दवाई है तो उसको सेफ और इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक साथ मिक्स ना करके, मान लो ABC किया आपका दवाई दिया और आपने A कैटेगरी का एक काट दिया, B कैटेगरी काट दिया, C कैटेगरी काट दिया। फिर आता पेशेंट मेडिकेशन कार्ड, फिर बेस्ड ऑन मेडिकेशन कास्ट, फिर आता ऑटोमेटिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए तो ये अलग अलग इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ये भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड आता है पेशेंट मेडिकेशन कार्ड, चौथा आप ये भी लिख सकते हो। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता फ्लोर स्टॉक में, इस सिस्टम में कॉमनली यूज मेडिसिन में वार्ड एंड नर्सिंग स्टेशन पहले से स्टॉक रहती है, इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए देखो ये हमारे पास हॉस्पिटल है 1 2 3, तीसरा फ्लोर ये मान लो जनरल वार्ड है, ये हमारे पास कोई अलग वार्ड ले लेते हैं, मतलब उस फ्लोर के लिए जो हम लोग पहले से ही रख देते हैं। और उसको जो एक देखा होंगे जो नर्सेस बैठता है उसको हम लोग नर्सिंग स्टेशन या फिर मिनी फार्मेसी या फिर सैटेलाइट फार्मेसी के नाम से जानते हैं। वहां से जब चीजें देते हैं तो उसी को हम लोग फ्लोर स्टॉक सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ देखो, चार्ज फ्लोर स्टॉक जो ड्रग होने से पहले पेशेंट को चार्ज किया जाता है,
मतलब उसको देंगे तो चार्ज लिया जाता है। एक होता है कॉमन, जैसे कि मान लो कि ये खुजली की दवाई है, एलर्जी की दवाई, उसमें चार्ज नहीं रहता। फिर आता है नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक, जनरल वेस्ट यूज करना है या इंडिविजुअल जो बिलिंग से आता है उसके लिए, जिसके लिए चार्ज नहीं लगता। फिर आता है एडवांटेज के बारे में बात करें, मेडिसिन को तुरंत अवेलेबल होता है, इसका एडवांटेज के बारे में बात करें, ये इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे देखा जाए डिसएडवांटेज भी होता है हर चीज का। देखो जितना भी एडवांटेज है उसका भी डिसएडवांटेज, ये हाई चांस रहता है मेडिकेशन एरर का। क्यों? क्योंकि एक पूरा का पूरा फ्लोर चांस में रहता है, किसी का किसी में दे सकता नहीं स्टेप। इन्वेंट्री वीक हो सकता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर फ्लोर पे अगर दवाई रहेंगे तो हमारे पूंजी भी ज्यादा खपत होगा। ये हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यहाँ पे हमारे पास मायने रखता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, याद रखना है। चलिए फिर आता है हमारे पास वेस्टेज ज्यादा होता है इसमें देखा जाए तो। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो इंडिविजुअल जो हमारे पास देखा जाए, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देखा जाए इंडिविजुअल का मतलब होता है कि इस फार्मेसी मेडिसिन को क्या करता है कि इसमें फार्मेसी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद डिस्पेंस करती है। एडवांटेज के बारे में देखा जाए यहाँ पे बेटर एक्यूरेंसी होता है क्योंकि एक ही जल प्रिस्क्रिप्शन होता है या कंट्रोल डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। डिसएडवांटेज में देखा जाए टाइम कंज्यूमिंग होता है, अर्जेंट केसेस में डिले हो सकता है। ये सारी चीज क्या है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो इस तरह से डिटेल में लिखोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार डिस्पेंसिंग सिस्टम पूछता है, इसीलिए आपको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आता है यूनिट डोसेज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट डोसेज सिस्टम में मतलब क्या होता है, इस सिस्टम में हम लोग मेडिसिन को सिंगल डोज पेश करते हैं, 24 घंटा सप्लाई के लिए रूप में भेज जाता है। जैसे एडवांटेज के बारे में बात करें, सेफ होता है, मेडिकेशन एरर कम होता है, वेस्टेज कम होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है और ज्यादा स्टेप और इसकी जरूरत पड़ती है इक्विपमेंट। क्यों? क्योंकि मान लो इसमें हर पेशेंट के लिए अलग अलग हम लोग पैक करेंगे और काट के, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा बेटा, यही है। फिर नेक्स्ट कह रहा है पेशेंट मेडिकेशन कार्ड सिस्टम। पेशेंट मेडिकेशन कार्ड सिस्टम का मतलब क्या करते हैं, नर्स या फिर डॉक्टर एक मेडिकेशन कार्ड मेंटेन करते हैं और फार्मेसी में उसी कार्ड को बेसिस मेडिसिन को सप्लाई किया जाता है। मान लो एक तरह का ट्रॉली इमरजेंसी कंडीशन में आपने देखा होगा हॉस्पिटल में रखा रहता है और ये 24 घंटे में फिर क्या करता है, रात में रख देता है और सुबह फिर मतलब पूरा रात यूज होता है, सुबह क्या करता है फार्मासिस्ट से भर देता है। उसी को हम लोग मेडिकेशन कार्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। एडवांटेज देखा जाए तो ये क्लियर रिकॉर्ड रहता है हर मेडिसिन के लिए और प्रिस्क्रिप्शन में एरर कम होता है क्योंकि हम लोग सारे को नहीं लेकर जाते, जितना जरूरत पड़ता है उतना ले जाते हैं। डिसएडवांटेज में देखें, चार्ट अपडेटेबल ना होने पर एरर पॉसिबल ही होता है। फिर हमारे पास ये सारे क्या डिसएडवांटेज होता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। इस ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग कैबिनेट का या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हैं। क्या? ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज करते हैं। एडवांस के बारे में फास्ट रिकॉर्डिंग देता है, रियल टाइम इन्वेंट्री होता है, ह्यूमन एरर इसमें कम होता है क्योंकि भाई मशीन है। एडवांटेज के बारे में बात करें, यहाँ हाईली पैसा लगता है और स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज अ फार्मास्यूटिकल केयर। भाई फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या है, क्लासिफाई करे कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम और एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल केयर करना है, क्लासिफिकेशन करना है और आपको प्रोसीजर बताना है कि किस तरह से हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला लाइन यही लिखना जब भी कि फार्मास्यूटिकल केयर मतलब राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट टाइम और बेस्ट आउटकम और लर्न लीस्ट हार्म। मतलब कि हम लोग क्या करें इसमें, फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब होता है अच्छे दवाई दे, राइट पेशेंट को दो, राइट टाइम दे और बेस्ट आउटकम दे और कम से कम उसमें नुकसान हो, उसी को ही हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर के नाम से जानते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर एक ऐसा प्रोफेशनल प्रैक्टिस है जिसमें फार्मासिस्ट क्या करता है, देखो फार्मासिस्ट क्या करता है कि फार्मासिस्ट पेशेंट की ड्रग थेरेपी नीड को आइडेंटिफाई करता है कि इसमें नीड क्या है, जरूरत। फिर दूसरा इसमें क्या करता है, प्रॉब्लम रिलेटेड को प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा ड्रग जो लेता है, फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब यही चीज है कि कोई इंडिविजुअल बंदा है और उसको प्रॉब्लम है, एलर्जी है, जैसे किसी को अनजाने में ही किसी ना किसी चीज से आपको प्रॉब्लम होता है कि भाई कुछ है ही नहीं बात, लेकिन फिर भी वहां पे प्रॉब्लम होता है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, रिजॉल्व करना, ठीक है। पेशेंट को ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम दिलाने में मदद करता है। फिर अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग और पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। ये सारे स्टेप्स है कि इस तरह से पहले क्या करेगा, पेशेंट को ड्रग थेरेपी करता है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल में सबसे पहले क्या करेगा, हमारे पास आइडेंटिफाई करेगा ड्रग क्या नीड है, फिर दूसरा इसमें डिटेक्शन करेगा, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फिर पेशेंट को ऑप्टिमम किस तरह से आउटकम दे सकता है और किस तरह से कंटिन्यू इसको मॉनिटरिंग कर सकता है। इस तरह से हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर करते हैं। क्लियर है?
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। अननेसेसरी ड्रग थेरेपी, जैसे कि ड्रग की जरूरत नहीं होती है, डुप्लीकेट थेरेपी की प्रॉब्लम आती है, मतलब ज्यादा दवाई देने पे दिक्कत हो जाती है। फिर आता नीड टू एडिशनल थेरेपी, जब कोई कंडीशन अनट्रीटेड है या फिर प्रिवेंटिव थेरेपी चाहिए, हम लोग उसे नहीं देते हैं। फिर आता इनइफेक्टिव ड्रग, रॉन्ग ड्रग सिलेक्शन ऑफ बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल। नेक्स्ट देखा जाए तो लो टू डोज कम या फ्रीक्वेंसी कम या फिर इंटरेक्शन कम देने के लिए। फिर आता डोज हाई, ज्यादा देने के लिए टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता। फिर आता एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एलएसजी, साइड इफेक्ट या फिर इंटरेक्शन करने के लिए। फिर आता नॉन एडरेंस, पेशेंट डोज को मिस कर रहे हैं या फिर गलत या टेक्निक का कॉस्ट यूज कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये सारे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, एक बार रिपीट करना। सबसे पहले आता है अननेसेसरी ड्रग थेरेपी, दूसरा आता है नीड टू एडिशनल थेरेपी, फिर आता है इनइफेक्टिव ड्रग रॉन्ग, फिर आता है हमारे पास की डोज टू लो, मतलब बहुत कम डोज दे दिया, मतलब एक गोली को खाने का उसको आधा खिला दिया। फिर आता है डोज टू हाई, बहुत ज्यादा हाई दे दिया। फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दे दिया। फिर नॉन एडरेंस, जब मतलब कि पेशेंट क्या करता है, दवाई टाइम से लिख लेता है। इन सब चीजों में हो सकता है। अब देखो फार्मास्यूटिकल का प्रोसीजर किस तरह से करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का डेटा कलेक्शन करते हैं कि उसका मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, मेडिकल लिस्ट में क्या है, लैब में कोई एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद दूसरा हम लोग असेसमेंट करते हैं कि करंट थेरेपी इवैल्यूएट करके और डीआरपी आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आता केयर प्लान डेवलपमेंट करते हैं, जैसे ड्रग चार्ज, डोज एडजस्टमेंट या फिर मॉनिटरिंग का प्लान करते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्टर से कोलैब करके प्लान अप्लाई करते हैं और पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। फिर आता मॉनिटरिंग करते हैं और फॉलोअप करते हैं। ये पूरा हम लोग क्या करते हैं, 5 स्टेप में क्या है, पेशेंट का डेटा कलेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, केयर प्लान डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और यहाँ पे मॉनिटरिंग फॉलोअप करते हैं। ठीक है, ये सारे चीज क्या है, हम लोग इस तरह से फॉलोअप करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी विद द स्पेशल रेफरेंस टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। कह रहा है रोल क्या है फार्मासिस्ट का इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में, स्पेशल किस तरह से हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कर सकते हैं। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का मेन गोल है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को कंट्रोल करना। क्या है कि एक्वायर्ड जो होता है यानी ह्यूमन द्वारा चीज में होता है, मतलब नॉस्कोमियल इन्फेक्शन मेनली हम लोग कहते हैं। नॉस्कोमियल उससे कहते हैं जो एक बीमारी से दूसरे बीमारी में हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन फैलता है उसको रोकने का ये काम करता है। क्या कह रहा है, फार्मासिस्ट इस कमेटी का एक क्रूशियल मेंबर होता है क्योंकि मेडिसिन और स्पेशली एंटीबायोटिक का सही और सेफ यूज काफी हद तक फार्मासिस्ट की एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, फार्मासिस्ट की कमेटी क्रूशियल मेंबर होता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक का जो स्पेशली है और सही और सेफ काफी हद तक फार्मासिस्ट के एक्सपर्ट, क्योंकि उसको पता होता है क्या इसका साइड इफेक्ट है और क्या इसका नुकसान है। The main goal of infection control committee in hospital prevent to hospital acquired infection, hospital acquired जिसको हम लोग nosocomial infection के नाम से जानते हैं, and control antimicrobial resistance. ये pharmacist is an important member of committee because of correct and safe use of medicine, especially antibiotic, depend on largely expertise on pharmacist. यानी हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, मेनली उस फार्मासिस्ट के डिपेंड करता है कितना इसको एक्सपर्टीज है। मान लो उसको बाबा टुल्लू जैसा बैठा दिया, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं, उसको क्या पता भाई, बस पैसा ले रहा, काम कर रहा। अब देखो इसको पार्टिसिपेशन किस तरह से करता है कमिटी में। फार्मासिस्ट आईसीसी का एक्टिव मेंबर होता है और फार्मासिस्ट इन्फेक्शन और प्रिवेंटर कंट्रोल के एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। फार्मासिस्ट क्या होता है, आईसीसी का एक्टिव मेंबर, मतलब बहुत ही पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक में देखा जाए, स्टेवार्डशिप के बारे में बात करें तो ये सही एंटीबायोटिक, सही डोज और सही डोज को इंश्योर करता है। फिर बात करें मॉनिटरिंग करता है, फार्मासिस्ट किस तरह से काम करता है। मैंने बताया, क्वेश्चन पूछा कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में क्या करता है, तो हमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में 2 चीज में ध्यान देते हैं, एक तो इन्फेक्शन ना बढ़े, दूसरा एंटीबायोटिक जो होता है उसका या फिर एंटी माइक्रोबियल वो ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टेंट ना डेवलप कर पाए। तो हम लोग मॉनिटर करेंगे कि एंटीबायोटिक जो है यूजेस हाई रिस्क एंटीबायोटिक ऑडिट या फिर कंट्रोल करें। फिर प्रिवेंट एएमआर करेंगे, जैसे एएमआर मतलब कि मिसयूज ओवर को रोकना, कल्चर बेस्ड थेरेपी को प्रमोट करना। फिर आता प्रिपेयर एंटी बायोग्राम रेसिस्टेंट ट्रेंड तो आइडेंटिफाई और हेल्प करना। फिर आता पॉलिसी मेकिंग करना, हॉस्पिटल एंटीबायोटिक पॉलिसी एंड फॉर्मरी रेसिस्टेंट करना। फिर आता एचएआई सर्विलेंस, इन्फेक्शन ट्रेंड एंड रेसिस्ट ऑर्गेनिज्म ट्रैक करना। फिर आता एडीआर मॉनिटरिंग, मतलब एंटीबायोटिक रिलेटेड साइड इफेक्ट और इंटरैक्शन डिटेक्ट करना। फिर आता एजुकेशन स्टाफ और पेशेंट को एएमआर प्रिवेंशन एंड रेशनल एंटीबायोटिक यूज को सिखाना। फिर आता प्रॉपर स्टेज
एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट को सेफ स्टोरेज मेंटेन करना, ये सारे क्या होता है कि हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में ये लिखना है। कौन कौन रिपीट करते हैं दोबारा, एंटीबायोटिक, दूसरा आता है मॉनिटर एंटीबायोटिक यूज करना, प्रिवेंट एएमआर, फिर आता है प्रिपेयर एंटी, देखो जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, सिर्फ देख के नहीं होगा, समझे, लिखना स्टार्ट करो। फिर आता है पॉलिसी मेकिंग, फिर आता है HI सर्विलेंस, फिर आता है ड्रग मॉनिटरिंग, फिर आता है एजुकेशन, फिर प्रॉपर, इसका 50% भी याद कर लो, आसानी से अच्छे नंबर से आप पास हो जाओ। अब इसी चीज का आपका एक्सप्लेन चाहिए, देखो ये वाला क्वेश्चन आप करो, क्योंकि एक क्वेश्चन आप भी तो मेहनत करो यार। एक्सप्लेन द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, जिसमें हम लोग EOI के ROL टर्नओवर यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको करना है, क्लियर है। और इसी चीज को अगर और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, सारे के सारे आपको चाहिए इसका नोट्स PDF, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।